Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to an academy. First of all, happy Diwali to all of you. हो सकता है लेक्चर आप बाद में देख रहे हो, लेकिन ये लेक्चर दिवाली के दिन शूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात हैप्पी दिवाली. सो मे गॉड ब्लेस यू, और आप सब लोगों की जो भी विश हो वो इस साल पूरी हो. अगली दिवाली तक सब लोग जो है अपने घरों के अंदर डीसी और डीएसपी और सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो आपके घर के सामने खड़ी रहे. ये भगवान से और माँ लक्ष्मी से यही दुआ है. सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट MPPSC 2020 के लिए. बाकी कोई भी है आपका MPPSC, UPSC, प्री मेन, सभी के लिए एक कोर्स है, और जिसके अंदर पूरा जो इंडियन पॉलिटी है वो इंडियन पॉलिटी हम आर्टिकल वाइज या फिर जो अनुच्छेद वाइज है वो अनुच्छेद वाइज हम इसके अंदर यहाँ पर आपको कंप्लीट कर रहे हैं. और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पार्ट 4 की. द पार्ट 4 इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, या इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे. पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर जो आर्टिकल 51 है इसके अंदर आपको DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है. इसके पहले होता क्या है उसके पहले मैं अपने कोर्सेज़ के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं. MPPSC मेंस पेपर 1 के लिए वी हैव द 2 कोर्स. MPPSC मेंस पेपर 1 ये ज्योग्राफी वाला पूरा कवर होगा, मतलब पार्ट बी पूरा कवर होगा. उसके बाद MPPSC मेंस पेपर 1 का एक हिस्ट्री वाला कोर्स है, यहाँ पर हिस्ट्री वाला पूरा टॉपिक कराओ. तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो अलग अलग कोर्सेज में आपको चल रहा है, जिसमें पूरा पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. एक MPPSC मेंस पेपर 2 का सिलेबस है जिसमें पूरा पेपर 2 का सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा. इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों कवर है. एक साथ पार्ट ए पार्ट बी है, यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अलग अलग है. तो यहाँ पर पार्ट 2 है, वो पेपर 2 है, वो पूरा साथ में कवर किया जाएगा, जितने भी यूनिट्स हैं सभी यूनिट्स. उसके बाद और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. पेपर 4 का एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है. पेपर 3 का एक कोर्स जो है वो 19 के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. उसके अलावा आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज दिवाली है, आज अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक तरीके से लक्ष्मी के द्वारा सरस्वती में इन्वेस्टमेंट हो सकता है. तो एक साल का जो कोर्स है इट कॉस्ट 8,800 रुपीज़, 8,800 रुपये. और 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है इट कॉस्ट 12,800 रुपीज़. अगर आप मेरा कोड पवन लाइव यूज़ करते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, तो एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है इट कॉस्ट 7,920 रुपीज़. और 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो 12,800 का है ये 11,520 रुपये में आपको पड़ जाएगा. उसके अलावा आप रोज़ जब लेक्चर्स देखते हैं तो यू विल गेट सम क्रेडिट पॉइंट्स, और उन क्रेडिट पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं. उसके लिए स्पेशली पवन लाइव कोड के बाद आप अपने क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं. 880 तक जो क्रेडिट पॉइंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं. तो टोटल आपको जो 7,128 रुपये का पड़ जाएगा, एंड यू सेव 1672 रुपीज़ ऑन द टोटल प्राइस. ठीक है. उसके बाद 2 साल के लिए आप अगर कोड यूज़ करते हैं, कोड के बाद आपको अगर क्रेडिट पॉइंट है तो 1280 तक क्रेडिट पॉइंट आप मैक्सिमम यहाँ पर आपको रिडीम कर सकते हैं. जो भी वैल्यू है उसका 10% आप यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर आप 2432 रुपये बचा के 10,368 रुपीज़ में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. मेरे हिसाब से आपको 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. उसका रीज़न ये है कि अभी एग्ज़ाम्स थोड़े लेट हो रहे हैं. उसके बाद इट मे बी पॉसिबल कि आपको 19 के अलावा 20 और 21 का एग्ज़ाम देना है, तो आने वाले 2 साल तक आपको दिक्कत नहीं होगी. थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लगेगा, 3,000 कुछ ज़्यादा लग रहा है, और उसमें फिर आपको डबल बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल रहा है. चलिए, तो ये बात तो हुई सब्सक्रिप्शन की और उसकी प्राइस की. और उसके अलावा हर क्लास के अंदर आंसर राइटिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाते हैं, तो वो भी आप जाके सॉल्व कर सकते, आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं. अगर DPSP की बात करें या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में 3 लेक्चर में हमने आपको दिए थे, और 3 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं. ठीक है. लेकिन उसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो सरकारें किस प्रकार से चलेगी, उनके किस प्रकार के डायरेक्टिव्स होना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करेगी, तो इनके लिए जो है अलग से आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि जो स्टेट है, राज्य है, वो राज्य किस प्रकार से काम करेगा, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी जो स्टेट है उसके मोटे मोटे तौर पर उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर यहाँ पर फीचर्स इसके अंदर आपको बताया गया. तो एक तरह से जो DPSP है ये स्टेट को या राज्य को जो है उनके कर्तव्यों का बोध कराती है, उनके जो ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ का नॉलेज उनको करवाती है कि क्या क्या ड्यूटीज़ उनकी हैं. अब पहली बात, ये जितनी भी ड्यूटीज़ हैं ये सरकार जरूरी नहीं कि सरकार उनको कंप्लीट करे ही करे. सरकार उसके इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल नहीं है या वाद योग्य नहीं है. ठीक है. उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा. तो सबसे पहले आया कहाँ, सबसे पहले हमने उसको आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको लिया, और वहाँ पर इस प्रकार से
राज्य के लिए या स्टेट के लिए जो है इस प्रकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। तो वहाँ से हमने उसको एज इट इज़ एक्वायर किया। और उसके बाद जो आयरलैंड है उसने स्पेन से कॉपी किया था, क्योंकि आयरलैंड जो है वो स्पेन से आज़ाद हुआ था। तो आयरलैंड ने स्पेन से कॉपी किया और हमने आयरलैंड से कॉपी कर लिया। बट हमने हमारी जो इंडियन जो सर्कमस्टेंसेस हैं, भारतीय जो परिस्थितियाँ हैं उनके हिसाब से हाँ, तो भारतीय जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से हमने उसको मैनेज किया, या जो भी हमारी स्थितियां थी उसके हिसाब से हमने उसको आपका ढाल लिया। तो ये सरकार को उसकी जो लॉ एंड पॉलिसीज़ हैं, नीति वगैरह जो है उनको बनाने में यहाँ पर आपको हेल्प करता है। और सेम चीज़ जब 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो सेम वहाँ पर आपको पता है कि आपको ऑटोनॉमी राज्यों के अंदर या प्रोविंस के अंदर ऑटोनॉमी लाई गई। और ऑटोनॉमी जब लाई गई तो उनको कई सारे नीति निर्देश दिए गए, और वहाँ पर उसको बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक तरह से एक इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर आपको दिए गए थे राज्य सरकारों को, या जो प्रोविंस गवर्नमेंट है उनको, या केंद्र सरकार को, कि उनको इस दिशा निर्देश के हिसाब से काम करना है। तो सेम दिशा निर्देश जो है लगभग वही चीज़ें हमने ली, कुछ 1935 से, कुछ आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसके बाद हमारा जो पार्ट 4 है विच इज़ कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये हमने यहाँ पर आपको क्रिएट किया। अब इसमें आर्टिकल 37 बताएगा कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, उसके बारे में उसी समय वहाँ पर आपको बात करेंगे, ठीक है। और ये भारत को एक तरह से इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम जो भारत के मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के एक आधुनिक जो लोकतंत्र है उसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो चीज़ें हैं, वो जो सरकार की पॉलिसियां हैं, उन पॉलिसीज़ बनाने में या उन नीतियों बनाने में सरकार की यहाँ पर आपको मदद करती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 35 तक तो हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 36 बोलता है कि मीनिंग ऑफ द स्टेट इज सेम एज द पार्ट 3, कि जो पार्ट 3 में जो स्टेट का मतलब था वही मतलब यहाँ पर भी होगा। जैसा वहाँ पर आपका आर्टिकल 12 में जो पार्ट की उसकी डेफिनेशन दी गई थी स्टेट की, कि स्टेट कंटेज द यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पार्लियामेंट, मतलब जो स्टेट आपकी विधानसभा या लेजिस्लेचर, फिर लोकल बॉडीज़ एंड सब कुछ चाहिए। तो जो वहाँ पर जो स्टेट का डेफिनेशन था, एज इट इज़ डेफिनेशन यहाँ पर भी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य भी है, केंद्र भी है, म्यूनिसिपल भी है, दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज़ वगैरह सब कुछ मिला के स्टेट की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको आएगा। तो ये याद रखिएगा, जो स्टेट की डेफिनेशन वहाँ थी वही की वही डेफिनेशन यहाँ पर भी। आर्टिकल 37 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटेन इन दिस पार्ट शेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, कि इस भाग में जो भी चीज़ें दी गई हैं उनके लिए वो वाद योग्य नहीं होगी, या उनके लिए जो है वो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, अगर आपको अपने मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, और अपने मौलिक अधिकारों को जो हनन हो रहा है, उसका जो वायलेशन हो रहा है, उसके खिलाफ वहाँ पर आपको अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे, अगर सरकार उनको लागू नहीं करता है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एक्शन या कोई भी इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, या कोई भी आदेश सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने मैंडेमस में आपको कई सारे एग्जाम्पल बताए थे परमादेश में, कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बोले इसके अंदर बोला गया है डीपीएस में कि सरकार जो है वो शराब वगैरह की बंदी करेगी, या जो काऊ प्रोटेक्शन को है, या गाय वगैरह जो है, तो उनके हत्या को लेके कई सारे प्रोविजंस अभी हम देखेंगे इसके अंदर, कि राज्य जो है वो जो मिल्क एनिमल है या जो दूध देने वाले जानवर है उनके स्लॉटर को वहाँ पर आपको रोकेगा। तो राज्य को जो है वो गाय के संरक्षण में कानून बनाना चाहिए। तो राज्य की इच्छा है, अगर बनाना है तो बनाए, नहीं तो कोई उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती उनसे वो कानून नहीं बनवाया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि जो भी प्रोविजंस है दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसको लागू नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ जब सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगी, नीति बनाएगी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगी, या इन सेक्टर्स जो हैं उनको सरकार के द्वारा वहाँ पर आपको ध्यान में रखना वहाँ पर आपको ज़रूरी होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूएन कन्वेंशन ऑन राइट टू डेवलपमेंट जो है, विकास को लेके जो संयुक्त राष्ट्र के जो सम्मेलन के जो चीज़ें थी, वो कई सारी डिस्क्रिप्शन, वो चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर आपको ली गई हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य देश को वेलफेयर स्टेट बनाना या कल्याणकारी राज्य बनाना। जब केशव नंदन भारती के इस पर डिस्कशन हो रहा था जब सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर जो केशव नंदन के वकील थे उनका बोलना था कि जो डीपीएसपी है इसको भी जस्टिशिएबल बना दिया जाए, लेकिन सरकार ने, या जो कोर्ट था सॉरी, उसने मना कर दिया। तो केशव नंदन भारती केस में बोला गया कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज एम्बडीड द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, और कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये दिशा निर्देश वहाँ पर आपको दिए। कल्याणकारी राज्य जो जनता के कल्याण के लिए, जनता के
वेलफेयर या वेलबींग है उसके लिए यहाँ पर आपको काम करें। सरकार की सब नीतियाँ जो है वो वेलबींग के लिए लोगों की है। इट्स कॉल्ड द वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 37 बोलता है कि जस्टिसेबल नहीं है और किसी भी हालत में इनके जो भी प्रोविजंस है उनके लिए सरकार के ऊपर कोई आदेश या कोई सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वहाँ पर लागू नहीं कर सकता। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 38 का, है ना। आर्टिकल 38 बोलता है, अब जैसे इसके पहले भी मैंने आपको प्री में पढ़ाया, मेंस में भी पढ़ाया था या प्री में भी पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल इस ऐसे डिवाइड करके पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर हम सिंपली उसको पढ़ेंगे, अलग अलग डिवीज़न करके नहीं पढ़ेंगे। उसकी जो तरीके हैं जिसको बताने के या जिस प्रकार से वो बनाए गए हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि लिबरल है या ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है या ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल है। तो 3 पार्ट से लक्ष्मीकांत ने डिवाइड किया है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। चलिए 38 बोलता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य जो है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर आपको बनाएगा। तो सरकार जो भी सामाजिक अभिव्यक्ति है या जो भी सामाजिक जो समरसता है उसको मेंटेन करेगा। सोशल वेलफेयर के लिए सरकार अपनी जो नीतियाँ वगैरह बनाएगा, जिसके अंदर स्पेशली जो गवर्नमेंट है तो लोगों का सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, वो न्याय दिलाने की सरकार यहाँ पर ऐसी नीतियाँ बनाएगा जहाँ पर लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो न्याय मिल सके, ठीक है। अब ये जो वर्ड है पूरा ये 2 जगह यूज़ किया गया है। एक आपके प्रियम्बल के अंदर है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर यूज़ किया गया है कि द जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और दूसरा आर्टिकल 38 में किया गया है। तो ये कई बार एग्जाम में प्री में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो जस्टिस है ये कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। फिर ऑप्शन आपको दे देगा प्रियम्बल, देन DPSP, फंडामेंटल राइट, A एंड B बोथ, तो ये आप बता सकते हैं। साथ ही प्रियम्बल और उसके बाद आर्टिकल 38 भी याद रखना है कि 38 के अंदर इसको यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार कैसी नीतियाँ बनाएगी? ऐसी नीतियाँ बनाएगी जो लोगों की जो इनकम इनइक्वालिटी है ना, जो आय की जो असमानताएं हैं उसको दूर करे, लोगों के स्टेटस उसकी असमानताएं को दूर करे और लोगों को फैसिलिटीज़ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको प्रदान कर दें। इन सभी चीज़ों में जो इनइक्वालिटी है, असमानता, आय में, स्टेटस में, फैसिलिटी में, अवसर में, इनमें सभी प्रकार की आय, स्थिति, सुविधा और अवसर, इनमें जितनी भी प्रकार की असमानताएं हैं वो असमानता यहाँ पर आपको दूर करें। अब सरकार को अगर असमानता दूर करना है और समानता लागू करना है, इक्विटी अगर लाना है सरकार को, तो जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डिप्रेस्ड लोग हैं या जो मार्जिनलाइज क्लास जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे, वो सभी लोग आ गए, तो उसके लिए सरकार को उनको अलग से फैसिलिटीज़ देना पड़ेगी। सरकार ने जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है तो, या महिला रिजर्वेशन है या SC, ST, OBC का रिजर्वेशन है, तो ये वो लोग हैं, या EWS रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन वगैरह देके इस प्रकार की नीतियाँ बना के सरकार जो असमानताएँ हैं, असमानता दूर करेगी। कई बार कई सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो ये भी बोलते हैं कि जो टैक्स लगाते हैं आपके ऊपर, इनकम टैक्स जो लगाया जाता है, वो इनकम की इनइक्वालिटी को कम करने के लिए लगाया जाता है और राज्य की इनकम भी उससे होती है। कि आपके ऊपर अगर टैक्स लगाया गया, सपोज आपका इनकम 10 लाख रुपए पर साल है, तो इसमें आपके ऊपर 20% टैक्स लगाया गया, तो आपको तकरीबन 2 लाख तो नहीं भरना होता, लेकिन फिर भी फॉर एन एग्जांपल आपने अगर 70,000 80,000 अगर आपने टैक्स भरा, तो एक तरीके से वो पैसा आपसे लिया गया तो आपकी इनकम कम हो और आपकी इनकम से जो है वो बाकी लोगों की हेल्प हो, तो असमानता वहाँ पे दूर हो। सरकार उससे योजनाएं बनाएगी, वेलफेयर स्कीम्स बनाएगी और सभी लोगों में लागू करेगी। तो पहली बात तो इनकम की इनइक्वालिटी कम हो, जिसके अंदर सरकार जो सबको रोजगार देती है, चाहे वो नरेगा हो या रोजगार के अवसर प्रदान करती है सरकार, या वो ऐसा नहीं है कि सरकार खुद ही प्रदान करे, गवर्नमेंट खुद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे प्रदान करे। उसके अलावा गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उसमें ईज़ ऑफ डूइंग करके या बिज़नेस में ईज़ ऑफ डूइंग वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके नई कंपनियों को अट्रैक्ट करती हैं कि आपके एरिया में आके वो नया डेवलपमेंट वगैरह कुछ करे, नई फैक्ट्रीज़ बनाए, तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो रोज़गार मिलेगा तो इनकम की इनइक्वालिटी कम होगी। स्टेटस की अपॉर्चुनिटी या आपकी जो स्थिति है उसकी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर आपको डेवलप करें, तो सरकार जो मार्जिनलाइज क्लास है उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स वगैरह लाती हैं, ठीक है, जैसे वृद्ध लोग हैं या बाकी लोग के डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स लाती है, तो ताकि उनका जो सामाजिक स्तर है, जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, वो ऊपर हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से रिजर्वेशन की बात की गई है फॉर द SC एंड ST, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। उसके बाद जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है वहाँ पर भी अलग से रिजर्वेशन की बात की गई है फॉर द SC, ST एंड वुमेन, तो वो उन लोगों को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है। जो भी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, स्कॉलरशिप हो या दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको मिले, अपॉर्चुनिटी मिले फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड फॉर एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या किसी भी प्रकार के
आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी हो सभी लोगों को बराबर मिले। तो सरकार इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को यहाँ पर आपको बनाएगी, और जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब वर्ग है या जो कमजोर वर्ग है, उसका सशक्तिकरण करेगी। ठीक है। उसके बाद जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में बोला कि सरकार को जो डेली वर्कर्स वगैरह हैं उनका रेगुलराइजेशन करना चाहिए, कि जो डेली वर्कर होते हैं कि आज जाते हैं फिर कल का नौकरी पक्का नहीं होता तो उनको रोज के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। इसका मतलब उनका जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे हमारे जो संविदा टीचर्स वगैरह होते हैं तो वो ठीक है, उनका एक गवर्नमेंट जॉब है, वो अपना स्कूल वगैरह में या जो भी संविदा में जहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका जॉब फिक्स नहीं हो सकता है सरकार ने 2 साल के बाद उनको हटा दिया कि भाई साहब अब हमको ज़रूरत नहीं है, अब ऐसी संविदा पे हो या कॉन्ट्रैक्ट की हो। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार से उनको डेली वर्कर्स जो है उसके बजाय उनको रेगुलर करने की ज़रूरत है। अब रेगुलर में भी संविदा एक तरह से रेगुलर ही होता है लेकिन परमानेंट नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड परमानेंट, आई होप यू नो दैट। उसका आर्टिकल 39 बोलता है सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा जो है अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, कि राज्य जब भी अपनी नीति वगैरह बनाएगा, अपनी पॉलिसी बनाएगा तो इन इन चीज़ों का वहाँ पर आपको उनको सुनिश्चित करेगा। क्या सुनिश्चित करेगा? कि सिटीजन मैन एंड वुमन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका जो अधिकार है, इसका सिंपली अगर मैं बात बताऊं, सिंपली इसको बोलेंगे तो आजीविका का अधिकार। आजीविका मतलब लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आपको जीने के अवसर हैं या पैसा, इनकम इनक्वालिटी, जो इनकम वगैरह है वो अर्न करने के अधिकार है ना। इनकम इनक्वालिटी वहाँ पर जनरेट ना हो, या आपकी आजीविका आपसे नहीं छीनी जा सके। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये कल का 12 तारीख का, आज 14 तारीख है ना, हाँ, तो 12 तारीख का एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पटाखे हैं वो कई सारे जगह आपको बैन कर दिए, दिल्ली में और भी कई सारी जगह बैन कर दिए, कई सारे हाई कोर्ट्स ने बैन कर दिए। खैर इंदौर वगैरह में तो बैन नहीं है, यहाँ तो बराबर मिल रहे हैं। तो वो जब उनको बैन किया गया तो कई सारे जो आपके स्पेशली आपके शिव काशी वगैरह के जो लोग हैं जो वहाँ पे स्पेशली फटाके बनाते हैं, तो उनका काम ही फटाके बनाना, उनकी इंडस्ट्री ही बड़ी फटाके वाली है। तो उसके ऊपर जब बैन लगाया गया तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जाके बोला कि इट इज़ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, एंड अदर देन द फंडामेंटल राइट इट्स वायलेशन ऑफ आवर नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। कैसे है? क्योंकि जब उस केस पे सुनवाई हो रही थी, जब पटाखों को बैन किया गया, तो वी आर नॉट पार्टी ऑफ इट, हमको उसमें पार्टी नहीं बनाया गया, हमको उसका भाग नहीं बनाया गया। तो अगर इस प्रकार का कोई भी, अगर आपके खुद के खिलाफ, अगर आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उनका अगर महाभियोग चलता है तो उनको भी 14 दिन का समय दिया जाता है कि आप यहाँ पर प्रस्तुत हो। तो कोर्ट का सिंपल सा रूल होता है कि जिस भी व्यक्ति को सजा सुनाई जा रही है उस व्यक्ति को वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है, उसकी भी कम से कम बात सुनी जाए, उसकी वो जो बोलना चाहता है वो सुना जाए। तो दिस इज अ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय है। ठीक है, तो बिना सुने आपको, आपके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं सुनाया जा सकता। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमको एक तो बुलाया नहीं गया, उसके बाद हमारा जो राइट टू लाइवलीहुड है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज, मतलब वो कोर्ट ने बनाया कि कोर्ट का बोलना है कि हमारा जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, वो कोर्ट छीन रही है ना। अगर ऐसा होता कि तुम हमको 6 महीने पहले बता देते कि इस बार दिवाली पे पटाखे नहीं फूटेंगे, तो हम लोग जो है पटाखे बनाते ही नहीं, या उन्होंने जो बनाते साल भर बनाते हैं वो लोग पटाखे, और आज से 4 महीने पहले वहाँ बने होंगे जब जाके आज हमारे पास पटाखे आए हैं। तो ये हमारा जो लाइवलीहुड है, वो लाइवलीहुड को यहाँ पर, हमारे आजीविका के अधिकार को यहाँ पर आपको छीन रहा है। तो सरकार इस प्रकार की पॉलिसीज बनाए जो लोगों का जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, उसको मेंटेन करने में यहाँ पर आपको मदद करे, या ऐसी पॉलिसीज हो जो आजीविका वहाँ पर लोगों को प्रदान करे। दूसरा बोलता है ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, या जो भी संसाधन वगैरह हैं, भौतिक संसाधन है, वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं कि सभी लोगों का उसके अंदर आपको भला हो। इट सर्व्स ऑफ कॉमन गुड, कि जो भी भौतिक संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनको इस प्रकार से सरकार डिस्ट्रीब्यूट करें कि सभी लोगों का बराबर भला हो। ये सिंपल से क्या है, दिस इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी प्रिंसिपल, कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी लोगों में समान रूप से उनका वितरण किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान रूप से किया जाए। सो दिस इज कॉल्ड द, आप इसको बोल सकते हो कि एक तरीके से ये सोशलिज्म या है समाजवाद है, वो यहाँ पर लागू करना है कि जो भी संसाधन, जैसे कोल है, तो कोल पहले क्या था, कोल प्राइवेट प्रॉपर्टी था, लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया कि जो कोल है उसको नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कोल से जो भी इनकम हो रही है सब लोगों में बराबर बांटी जा रही है। इसका मतलब है कि कोल सरकार का है या गवर्नमेंट के पास में, और उससे जो भी इनकम हो रही है सरकार उससे वेलफेयर स्कीम्स या कल्याणकारी योजनाएं बना रही है जो सबके वेलबींग में यहाँ पर आपको काम कर रहा है, सबके कल्याण के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो भी मटेरियल रिसोर्स, जो भी भौतिक संसाधन वगैरह जो है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसमें सभी कॉमन गुड्स का या सभी कॉमन, जो सभी लोगों का जो है समान रूप से यहाँ पर आपका
फ़ायदा हो या लोगों को समान रूप से यहाँ पर आपका बेनिफिट हो। तो ये आर्टिकल 39 बोलता है। तीसरा बोलता है ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन की एकाग्रता नहीं हो, कि सरकार जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इस तरह ना हो कि धीरे धीरे किसी एक व्यक्ति के पास में ज़्यादा धन हो जाए, या यू कैन कॉल इट द इट इज़ द अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के खिलाफ है कि कुछ लोगों के पास में पैसा ना चला जाए। लेकिन वो तो संभव है नहीं भारत जैसे देश में, मिक्स इकोनॉमी में, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने दें। लेकिन सरकार कहीं ना कंसंट्रेशन जो वेल्थ है उसको कम करे बाय द मीन्स ऑफ टैक्सेस या बाकी तरीके से, लोगों का जो भी अवसर है तो उनको समान अवसर मिले, और किसी एक व्यक्ति के पास में या कुछ समूह व्यक्तियों के पास में ज़्यादा इनकम का कंसंट्रेशन नहीं हो। तो सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी कि कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ है, या आप बोल सकते हो कि जो आय का जो संकेंद्रण है, वो आय का संकेंद्रण उसके अंदर यहाँ पर आपको, या उसका जो एकाग्रता है वो एकाग्रता यहाँ पर आपको नहीं हो। तो ये कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। इसका डी वाला सेक्शन बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन, महिला और पुरुष जो है दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अब ये समान कार्य के लिए समान वेतन, ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया कि हो सकता है सबका स्किल अलग अलग हो। एक वुमन जो है वो हाईली स्किल है, और उसी के कंपैरिजन में अगर मैन है तो वो अनस्किल है, तो वो ऑब्वियसली बात स्किल वुमन ज़्यादा काम करेगी, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर आप सेम काम कर रहे हो, जैसे पहले क्या होता था कि जनरली हर जगह आप जाओगे, प्राइवेट में, पब्लिक में, हर जगह महिलाओं की सैलरी कम होती है। यूएन का एक रिपोर्ट है वो बोलता है कि 2042 तक पूरी दुनिया में, मतलब स्पेशली अमेरिका या बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी या जो महिला पुरुष में जो असमानता है, वो असमानता आपकी दूर हो पाएगी। और भारत जैसे देशों में ये 2070 तक उसने बताया है कि ये असमानता यहाँ पर आपको दूर हो जाएगी। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, असंगठित क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो संगठित क्षेत्र हैं, जैसे आपके संगठित क्षेत्र लाइक आपके जो गवर्नमेंट जॉब हो गई या जिस प्रकार की जॉब्स हो गई, वहाँ पर वो चीज़ें इक्वल होती है, वो चीज़ें वहाँ पर आपको समान होती है। यहाँ पर वो चीज़ें समान नहीं होती। तो सरकार इस प्रकार की नीतियाँ बनाए जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है उसको प्रमोट करे। उसका जो वर्कर्स हैं, मैन एंड वुमेन जो है, उनका जो स्वास्थ्य है उसको अब्यूज़ ना किया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल उसका, जैसे शिवकाशी का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे काम करते हैं पटाखों की फैक्ट्री में, और जो बारूद होता है, वैसे ही अब अगर आप ऐसे हाथ से भी अगर खोल लोगे आज पटाखे को, तो वो पूरा बारूद आपके हाथों में लग जाता है, एंड इट मे बी पॉसिबल आँख नाक में जाएगा, तो कोरोना से ज़्यादा नुकसान आपको कर जाएगा। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। या कोई भी इंडस्ट्री आप देख लो, छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, वुमेंस वगैरह से, या वो भी छोड़ दो, अगर मेल से भी काम करवाया जाता है, जैसे सिलिकोसिस करके एक बीमारी होती है जो स्पेशली मार्बल वगैरह की जो कटिंग करते हैं, तो उससे जो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं वो उनकी आँख नाक में जाके पूरे उनके फेफड़ों तक में जमा हो जाते हैं, तो उनको बीमारियां होती हैं। तो सरकार इस प्रकार से जो वर्कर्स हैं या बाकी लोग हैं उनकी हेल्थ को अब्यूज़ ना हो, इस प्रकार की नीतियां बनाए कि उनकी हेल्थ का अब्यूज़ वहाँ पे नहीं है, हेल्थ उनकी कोई इस प्रकार से डिटेरियोरेट नहीं किया जाए। उसके बाद बच्चों को हेल्दी मैनर में या स्वस्थ तरीके से बच्चों को डेवलप होने का अधिकार दिया जाए, कि बच्चों के स्वास्थ्य के जो तरीके हैं उनको विकसित किया जाए। उसमें सरकार फिर कई सारी स्कीम्स, द स्कीम लाइक आपका शिशु कल्याण योजना, जननी सुरक्षा योजना, या ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ऐसी कई सारी योजनाएं सरकार बनाती है, और उन योजनाओं के द्वारा, उन स्कीम्स के द्वारा उनके वेलफेयर के लिए वहाँ पर आपको काम किया जाता है। तो ये आर्टिकल 39 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, और उसमें जजमेंट में ये था कि एक बच्चा कहीं पे जॉब कर रहा था, कहीं नौकरी कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि उस बच्चे की जो फैमिली है, मतलब जो बच्चा जॉब कर रहा था, तो उसको बोला गया कि नहीं, इसको जॉब यहाँ पे नहीं कर सकते, बच्चे से जॉब नहीं करवा सकते। तो उस बच्चे ने बोला कि मेरी जो फैमिली की जो आय वगैरह वो नहीं है, या पिताजी नौकरी नहीं करते। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चे की जगह पिताजी को नौकरी दी जाए, उसके फादर साहब नौकरी करवाओ, लेकिन बच्चे से जॉब वहाँ पर आपको नहीं करवा सकते। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि खतरनाक रोजगार में जो बच्चे हैं उनके परिवारों को, उनके माता पिता को रोजगार प्राप्त करना चाहिए उनके जगह। फिर उसके बाद जो पर्सन है वो, एक उसमें बोला गया कि पर्सन एम्प्लॉयड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इट कैन नॉट क्लेम द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि जो अगर व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जैसे संविदा वर्कर्स होते हैं, तो मध्य प्रदेश में संविदा होते हैं, तो संविदा ये नहीं बोल सकते कि हमको जो परमानेंट अध्यापक हैं या परमानेंट टीचर है उनके बराबर यहाँ पर आपको सैलरी चाहिए, उनके बराबर आपको तनख्वाह चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो वहाँ पर आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं कर सकते। ये बेसिकली यूपी का एक केस था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
नहीं मान सकते। जैसे आजकल अतिथि शिक्षकों का एक इशू चल रहा है कि जो अतिथि हैं वो बोल रहे हैं कि हमको जो है परमानेंट किया जाए। अरे भाई साहब, संविदा परमानेंट नहीं हुआ, तुम कहाँ से परमानेंट हो जाओगे? तो उनका जो डिमांड है वो एक तरह से इलीगल डिमांड है। डेमोक्रेसी में यही होता है कि आपको लगता है ये सही है तो आप उसी की डिमांड करने लग जाते हो। कुछ डिमांड्स इलीगल होती हैं जो सरकारें उसको एक्सेप्ट कर लेती, सरकारें मान लेती है। और वो एक उदाहरण पेश कर देता आगे के लिए कि आपने वो डिमांड मांगा था तो ये डिमांड भी आपको मानना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन द डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वो इस प्रकार से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो यहाँ पर आपको गेन नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 39 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसमें सभी इस प्रकार की चीज़ें हैं। 39A बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब ये जो है वो 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। तो इसमें क्या है, जो जितने भी लोग हैं सबको समान जो कानूनी समान न्याय है और निःशुल्क जो विधिक सहायता है या कानूनी सहायता है वहाँ पर आपको मिले। क्योंकि भारत में जस्टिस बड़ा महंगा है, स्पेशली जब 42nd अमेंडमेंट आया वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए गए, वो सब चीज़ें की गई। तो साथ ही सरकार को बोला गया कि आप इस प्रकार की योजनाएं बनाएं, या इस प्रकार मतलब ये खुद ने ऐड किया इंदिरा गांधी के समय पे कि सरकार सभी लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देगी। अब उसके लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर एक लीगल एडवाइज़र की टीम होती है। जो सरकारी वकील होते हैं उनको लीगल एडवाइज़र बोला जाता है। इट्स कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट लीगल एडवाइज़र या स्टेट लीगल एडवाइज़र। वो आपको कानूनी सलाह देने का काम करते हैं कि किस केस में आप किस प्रकार की एक्टिविटीज़ या किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आप किस प्रकार से आपको न्याय मिल सकता है, सबको समान न्याय मिले। और समान न्याय के लिए सरकार जो है वहाँ पर आपके लिए कोशिश करेगी। फ्री लीगल एड या मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो सभी गरीब लोगों को दिया जाए। गरीबों के अलावा जो वुमेंस हैं या SC ST हैं उन सबको मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है। उसके बाद 1987 में इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना, इसी के ऊपर हमने फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, या उसको शॉर्ट में अपन नालसा भी बोलते हैं, तो ये 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाएंगे। और ये जो अथॉरिटी है ये एक तरीके से लोक अदालतों का एस्टैब्लिशमेंट करती है, या जो पब्लिक कोर्ट्स होती है लोक अदालत, वो एक टॉपिक है प्लस में, प्लस वाले बच्चों को पढ़ा होगा उसके अंदर, मेंस में सिलेबस में है। तो नालसा का एस्टैब्लिशमेंट किया जिसके अंतर्गत लोक अदालतें एस्टैब्लिश की जाती हैं जो लोगों को जल्दी न्याय दिलाती है। सेम स्टेट लेवल पे सालसा है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिस्पेक्टिवली उनके साथ में यहाँ पर आपको चलती है और वो लोगों को जल्दी न्याय दिलाने की या मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जो लीगल एड है इसको एक तरीके से जो पार्ट 21 है उसके अंदर भी वहाँ पर उसको क्रिएट किया गया है। तो लीगल एड में भी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, ये जीवन के अधिकार का यहाँ पर आपको है कि आपको फ्री कानूनी सलाह मिल रही है। और मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो एक तरह से आपका एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट है। जो एक खुशवंत सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी कि फ्री लीगल एड यहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए। तो 39A जो है वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल की एड की बात करता है, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया, 1976 के द्वारा। उसका अगला बोलता है इट्स कॉल्ड द विलेज पंचायत। तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड प्रोवाइड देम द नेसेसरी एंड अथॉरिटी टू एनेबल द फंक्शंस, कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों का गठन, तो उसका टाइटल इतना ही है, पंचायतों का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत। तो पहली बात तो ये कि जब संविधान बन रहा था तो उसका जो शुरू के 2 से 3 ड्राफ्ट बने वहाँ पर ये आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल 40 मतलब उस समय आर्टिकल अलग थे, लेकिन जो भी आपका पंचायत वाला आर्टिकल था वो उसके अंदर शामिल नहीं था। और कई सारे आपके जो गांधीवादी लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिया कि कम से कम कुछ लोग वहाँ पर भी बात कर रहे थे कि पंचायतों को जो है उनको भी संवैधानिक अधिकार दिया जाए। जैसे राज्य और केंद्र हैं, 2 आपने स्टेप्स बनाए, 2 आपने फेडरलिज्म बनाया, साथ में एक फेडरलिज्म जो है वो पंचायतों का भी बनाया जाए, म्युनिसिपल का भी बनाया जाए। लेकिन उस समय वो ज़रूरी लगा नहीं, उस समय नहीं बनाया। खैर वो 1992 में बन गया, वो एक अलग बात है। लेकिन उस समय पे आर्टिकल 40 है वो ऐड किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, पंचायतों का गठन किया जाए और उन पंचायतों के अंदर जो सेल्फ गवर्नेंस है या जो स्व सरकार है वो स्थापित करने की कोशिश की जाए। अब ये वो स्व सरकार नहीं है जो ट्राइबल एरियाज़ में दी जाती है शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 6 में। ये सेल्फ गवर्नमेंट इस प्रकार से कि जो भी उनके कार्य हैं वो कार्य खुद से वहाँ पर कर सके। क्योंकि स्पेशली महात्मा गांधी जो है उनका जो एम्फेसिस था, उनका जो दबाव, जब उनका जो प्रभाव वो था कि सिर्फ ऐसी चीज़ें जहाँ पर जो गांव हैं या जो विलेजेस हैं वो अपने खुद के हिसाब से सरकारें चला सके, उनकी पंचायत हो, टैक्स कलेक्ट कर सके, अपना डेवलपमेंट खुद कर सके, अपना विकास खुद कर सके, ऐसी योजनाएं
बनाने हैं, या वो उस प्रकार की पंचायत यहाँ पर आपको चाहते थे। तो वो आर्टिकल 40 के अंदर पंचायतों की बात की गई। फिर बाद में 73rd अमेंडमेंट है 1992, उसने उसको जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको प्रदान कर दी। साथ ही इसके अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके लिए भी बात की गई कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है या आपके जो कुटीर उद्योग है उसको विकसित किया जाए, क्योंकि हमारा जो पूरा आज़ादी का आंदोलन था, स्पेशली आफ्टर द स्वदेशी आंदोलन, या स्पेसिफिकली आप नॉट इन जनरल फ्रॉम द स्वदेशी आंदोलन एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से लेके तो 1947 तक जितना भी पूरा आज़ादी का आंदोलन चला वो कुटीर उद्योग के ऊपर बेस्ड था कि गाँव को विकसित किया जाए, गाँव के अंदर कुटीर उद्योग या जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं उसको डेवलप किया जाए, खादी को डेवलप किया जाए, या पशुपालन वगैरह को डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, ताकि गांव कम से कम सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो, उनको ये अंग्रेजों के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ सके। तो वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। साथ ही कॉपरेशन जो है, गांधी जी स्पेशली ही प्रोवाइड द थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप, जो आपने अगर मैंने पढ़ाया है एक बार और पढ़ा दूंगा, तो ट्रस्टशिप का थ्योरी उन्होंने दिया था कॉपरेशन के अंदर या सहयोग के अंदर, कि कॉपरेशन हो, कॉपरेटिव सोसाइटीज़ वैसे ही हमारे संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 में दिया ही यहाँ पर है, तो कॉपरेशन के बेसिस पे, सहकार के बेसिस पे इस प्रकार की इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग बनाया जाए जो सभी लोगों का वहाँ पर आपका वो भला करे या सभी लोगों के बेनिफिट के अंदर यहाँ पर आपको हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बेसिकली गांधीयन जो प्रिंसिपल है उस गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पर आपको बेस्ड है। जस्ट वेट। कल तो ऐसा हुआ, ये सेम लेक्चर मैंने कल रिकॉर्ड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आवाज़ ही नहीं थी, तो 1-1.25 घंटे का जो रिकॉर्डिंग था वो कल वेस्ट चला गया इसलिए आज फिर से उसको रिकॉर्ड करना पड़ा। और रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ मैं कि दिवाली है, आप लोग एंजॉय करोगे तो बना के डाल दूंगा, जिसकी जब इच्छा होगी जब आके देख लेगा। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टन केसेस, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये जो आर्टिकल है ये एक तरीके से लोगों को जो राइट टू वर्क है या कार्य का अधिकार यहाँ पे देता है। अब भारत के संविधान ने कहीं भी आपको राइट टू वर्क या कार्य का अधिकार नहीं दिया, लेकिन डीपीएसपी में सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी जो आपको कार्य का अधिकार या राइट टू वर्क आपको प्रदान करेगा, या राइट टू एजुकेशन जो है, वो राइट टू एजुकेशन वैसे फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपको वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस जो है उसकी मदद करेगा, या अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, इन सभी के अंदर, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता, इन मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता है वो आपको प्रदान करेगा। अब इसके अंदर सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे आप जो द स्कीम इज कॉल नरेगा हो गया है ना, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है कि जो भी गांव के अंदर लोग हैं उनको रोजगार मिल जाए। पहले जवाहर रोजगार योजना थी, देयर इज वन मोर स्कीम, इट्स कॉल्ड द आयुष्मान भारत, सॉरी, तो आयुष्मान भारत हो गई। वहाँ पे भी लोगों के स्वास्थ्य को लेके कि सभी लगभग जितने भी पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, या गरीब से ऊपर भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को वहाँ पर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो हर साल वहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद सरकार जो है वृद्ध लोग हैं उनके लिए कई सारी स्कीम्स वगैरह बनाती हैं, जैसे वृद्धावस्था के लिए मुख्यमंत्री जो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, या डिसेबल लोगों के लिए इंदिरा गांधी जो आपकी इट्स कॉल्ड द विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, या ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई सारी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट की भी चलती हैं जो लोगों को इस प्रकार से न्याय प्रदान करती है, लोगों को इस प्रकार से जो भी आपका जो इक्वालिटी है वो प्रदान करती है। सरकार इस प्रकार की स्कीम्स बनाएगी कि जो भी लोग हैं, बेरोजगारी, बीमारी वगैरह, इनमें लोगों को मदद मिले। तो इसके लिए सरकार जो उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाएगी। तो 41 जो है सरकार को इस प्रकार की योजनाएं या स्कीम बनाने हैं उसके लिए मोटिवेट करता है। दूसरा बोलता है 42 बोलता है प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, कि जो स्टेट है वो स्टेट इस प्रकार की सिक्योरिटीज़ या इस प्रकार की स्कीम्स वहाँ पे बनाएगा जो प्रसूति महिलाएं जो मैटरनिटी हैं उन लोगों महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट या आपकी प्रसूति सहायता है वो सहायता यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। तो उसके लिए सरकार ने कई सारी स्कीम्स बना रखी हैं, स्पेशली जननी सुरक्षा योजना है ना, शिशु सुरक्षा योजना, या एक अभी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी आया था इन द 2016 जिसके अंदर
जो भी महिलाएं हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर या यहाँ पर भी काम करती हैं, तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान अलग से उनको अलग से उनको मैटरनिटी बेनिफिट या मैटरनिटी लीव है वो उनको मिले। तो इसमें महिलाओं को 6 मंथ का जो मैटरनिटी वीक 6 मंथ का जो मैटरनिटी क्या हो रहा है 6 मंथ का जो मैटरनिटी जो उनको छुट्टी है, लीव है, वो लीव वहाँ पे मिलेगी। और ये जो मैटरनिटी लीव है इसके लिए कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, ये पूरा पैसा उनको वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी सेक्टर हो। इवन नरेगा के अंदर भी सेम होता है कि महिलाओं को उसके हिसाब से रोजगार जो है उसका पैसा मिलता रहता है। गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, सभी को यहाँ पर ये चीज़ें देना पड़ेगी। अभी बीच में प्राइवेट कंपनीज का बोलना था कि इतना पैसा हम नहीं दे सकते, यह बड़ा थोड़ा यहाँ पर मुश्किल है। तो सरकार ने बोला कि ठीक है 7 वीक का जो पैसा है, अगर इस प्रकार की कोई भी कंडीशन है तो 7 वीक का पैसा गवर्नमेंट देगी और बाकी जो बचा हुआ पैसा है जो रिमेनिंग मंथ है वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर किसी महिला को इस प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं तो पहली बात तो वो अपनी जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर आराम कर सकती है, बच्चा पैदा होने के बाद 2-3-4 महीने उस बच्चे का ध्यान रख सकती है, और साथ ही इनकम इनइक्वालिटी भी नहीं हो रही है, या उसको इनकम है, इनकम भी हो रही है। तो दोनों प्रकार के बेनिफिट्स यहाँ पर आपको महिलाओं को आपको हो रहे हैं। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट के लिए स्कीम्स बनाने की बात की गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री वंदना योजना हो या मुख्य प्रधानमंत्री आपका जो शिशु सुरक्षा योजना होती है, ये सभी स्कीम्स इसके अंदर यहाँ पर आपको आती है। अब उसी के अंदर फिर सरकार ने जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 की बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 यहाँ पे पारित किया, और यहाँ पर जो बच्चों का पुनर्वास है या जो भी मतलब बंधुआ मजदूर है उनके पुनर्वास के लिए स्कीम लॉन्च की गई। क्योंकि भारत के अंदर क्या था, पुराने समय से जो बंधुआ मजदूरी है वो लंबे समय तक चली आ रही है। किसी व्यक्ति ने अगर किसी से पैसा ले लिया और पैसा नहीं दिया तो उसको बंधुआ मजदूर की तरह वहाँ पे काम करवाया जाएगा, या किसी के पिता ने पैसा लिया था तो उसका बच्चा भी यहाँ पे कर रहा है। कई सारी ऐसी स्टोरीज आपको मिल जाएगी जहाँ पर 3-3, 4-4 जनरेशन से एक फैमिली जो है वो किसी के यहाँ पर आपको जॉब कर रही है। फ्रॉम द 100 ईयर एंड 200 ईयर से वो बंधुआ मजदूरी वहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने कभी ऋण ले लिया हो। तो सरकार ने यहाँ पर इस कानून के द्वारा जो भी बंधुआ मजदूरी है, एक तो उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद ये कई बार ये हुआ ना, किसी ने पैसा लिया था उसका पैसा नहीं दिया गया, तो कुछ बेनिफिट भी सरकार ने उनको दिए कि जिनका पैसा लिया गया था और उनको जितना भी लीगल पैसा था वो उनको देके उन व्यक्तियों को यहाँ पे मुक्त कराया। तो कुछ लोग जो है वो किसी का इलीगल बंधुआ मजदूरी करवा रहे थे, उसको ख़त्म किया। किसी का कहीं ना कहीं जो वो लीगल होता था कि पैसा नहीं दिया, तो वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करके उसको सेटल करके उस व्यक्ति को यहाँ पर आपको मुक्त किया गया। तो ये सभी जो योजनाएं हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, ये सभी योजनाएं जो है उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको आती हैं। ठीक है, तो दिस इज द आर्टिकल 42। अगला है आर्टिकल 43, बोलता है लिविंग वेज फॉर द वर्कर्स, जो कर्मकार हैं उनके निर्वाह की मजदूरी आदि। तो सरकार यहाँ पर क्या करेगी, जो भी उनका जो एक डिसेंट एनवायरनमेंट है, एक डिसेंट लाइफ एंड सोशल कल्चर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल वर्कर, के सभी वर्कर्स के लिए आपका एक लिविंग वेज वहाँ पर होगा कि उनको कम से कम इतनी सैलरी मिले, इतना पैसा मिले कि उनका लाइफ वहाँ पर आपको कर सके। तो सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड, के सभी मजदूरों के जीवन और सामाजिक जो स्वतंत्र सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के सभ्य मानक के लिविंग वेज को सुरक्षित करना। ये जो उनका लिविंग वेज है कि कितना पैसा उनको मिल रहा है, फॉर एन एग्जांपल कि अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपया रोज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है और पता चला कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, स्पेशली उसके फैमिली के अंदर 4-5 लोग हैं, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सरकार जो भी लिविंग वेज है या जो भी लोगों का जो जीवन स्तर या अपनी जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने का एक्सपेंडिचर हो, कम से कम इतनी सैलरी उसको वहाँ पर आपको मिले। तो सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, और ऐसे कई प्रकार के कानून बने हुए हैं। ठीक है, जिन कानूनों के द्वारा उनकी जो मिनिमम वेज है या जो उनकी न्यूनतम तनख्वाह है वो यहाँ पर आपको तय की जाए, ताकि उनको एक अच्छा जो जीवन स्तर है वो एक अच्छा जीवन स्तर उनको यहाँ पे मिल सके। ठीक है, आर्टिकल 43 बोलता है प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये हमने ऐड किया फ्रॉम द 97th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2011, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियां हैं, इसको बनाने का जो अधिकार है तो ये आपका संवैधानिक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल जो 19(1)(c) है, तो 19(1)(c) के अंदर ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि आप इस प्रकार से, अरे यार क्या हो गया,
ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। तो इसके अंदर बोला गया है कि सरकार जो है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वॉलंटरी फॉर्मेशन है या उसके फंक्शन है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, उसके लिए सरकार मदद करेगी, उसके लिए सरकार यहाँ पर आपको योजनाएं बनाएगी, वो स्कीम्स बनाएगी, ताकि प्रॉपर तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हैं उनका प्रोफेशनली मैनेजमेंट या उनका प्रबंधन यहाँ पर आपको हो सके। तो ये आपको ऐड किया गया। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9B भी यहाँ पर आपको ऐड किया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो 9B के अंदर दी गई हैं। तो ये एक तरीके से क्या करता है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए सरकार के कर्तव्यों को बताता है। उसके लिए भी सरकार ने कई सारी पॉलिसीज़ और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह उनमें कई सारे संशोधन यहाँ पर आपको किए हैं। तो 43B प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अभी जितने भी आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में लिखने में काम आएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हो, आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिख रहे हो, आप लेबर के ऊपर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, आप लोगों के मिनिमम वेजेस के ऊपर क्वेश्चन कोई आंसर लिख रहे हो, या कोई भी आपका मतलब जो पार्ट पेपर 2 है उसके अंदर सोशलॉजी वाला टॉपिक, पबेड वाला टॉपिक, इकोनॉमी वाला टॉपिक, या पेपर 4 में आप कोई भी आप एटीट्यूड या कुछ भी करप्शन वगैरह कुछ भी लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको आप कोट आसानी से वहाँ पर आपको कर सकते हैं। या ऐसे लिख रहे हो आप, तो वहाँ पर इन आर्टिकल्स को आप कोट कर सकते हो कि आर्टिकल 43 भी, तो इट्स अ प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सहकारी समिति हैं उनको बनाने का अधिकार है। इसका मतलब सहकार, जो सहकारवाद है या जो कोऑपरेटिज्म है उसको सरकार डेवलप करती है। एक होता है फेडरलिज्म, एक होता है कोऑपरेटिज्म। तो सहकार, जो फेडरलिज्म होता है वो सरकारों के बीच में होता है, और जो कोऑपरेटिव होता है ये लोगों के बीच में होता है। तो लोगों के बीच में सहकार डेवलप हो, कॉपरेशन डेवलप हो, और जब तक लोगों में कॉपरेशन नहीं होगा, नेशनल बिल्डिंग या जो राष्ट्रीय विकास है वो राष्ट्र का निर्माण वहाँ पर आपको नहीं हो सकेगा। तो वो जो भी आपको लिखना है वो यहाँ से इन चीज़ों को आप उनको कोड कर सकते हैं। 43A है कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की उद्योगों का प्रबंधन वगैरह यहाँ पर आपको हो गया, या ये चीज़ें हैं, तो ये इजीली वहाँ पर आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, ये शायद आर्टिकल छूट गया, जस्ट अ बिट, ये छूट गया शायद। तो ये बोलता पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर आपको ऐड किया गया। और ये जो प्रिंसिपल था इसको बेसिकली इसलिए बनाया गया, या कि ये बाद में ऐड किया गया कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती, जो 1976 का जो समय था, तो वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री ऑनर्स के बीच में और जो आपके जो मजदूर या फिर जो भी वर्कर्स होते थे उनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स होते थे। वो डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द डिस्प्यूट रिगार्डिंग आपके जो भी मैनेजमेंट वगैरह उससे संबंधित वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों की सैलरी एक तो कम होती थी, उसके अलावा उनको और अधिकार चाहिए थे, और उस समय जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, वो फैक्ट्रीज़ के अंदर आ रही थी, कई सारी यूनियंस वगैरह बन रही थी। तो वहाँ पर ये अधिकार दिया गया कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो अपना जो मैनेजमेंट है, अपना जो भी प्रबंधन है, उसमें जो यूनियन वगैरह है या जो मजदूर लोग हैं, वर्कर्स लोग हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन उसके अंदर होगा, क्योंकि जो फैक्ट्री के जो भी नीति निर्णय लिया जाए उनमें फैक्ट्रीज़ वहाँ पर आपको ऐड हो। खैर वहाँ पर वही होता है, फैक्ट्री में उनका कोई भी जो यूनियन का खुद का कंपनी का फेवरेट व्यक्ति होता है उसी को बिठा दिया जाता है। तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में इस प्रकार से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बाकी जो मैनेजमेंट की टीम होती है उसमें एक फैक्ट्री के वर्कर को वहाँ पर, या जो भी आपका फैक्ट्री का ऑफिसर है उसको ऐड किया जाता है। 43 हम पढ़ चुके हैं, है ना, बी पढ़ चुके हैं। अगला बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल 44 में दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता यहाँ पर आपको लागू की जाए। तो ये बोलता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन और यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता यहाँ पर आपको लागू की जाए। तो पहले बता देता हूँ कि नागरिक संहिता होती क्या है ना, ये सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो भारत में क्या है कि जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को अपने जो भी पर्सनल मैटर्स होते हैं, पर्सनल मैटर्स लाइक द मैरिज या डिवोर्स, सक्सेशन, इस जिस प्रकार की पर्सनल मैटर्स हैं, तो इनको अपने धर्म के जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से मैनेज करने की यहाँ पर आपको परमिशन है। एग्जाम्पल के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, फिर मुस्लिम्स के लिए भी आपका जो उनके जो भी शरिया के कानून वगैरह हैं उसके हिसाब से हो सकता है। फिर क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, आनंद कारज एक्ट, या आपका हिंदू वुमेन डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम वुमेन राइट टू मेंटेनेंस डिवोर्स एक्ट, ऐसे कई सारे कानून वहाँ पे बनाए हुए हैं। तो सभी धर्मों में अलग अलग यहाँ पर आपको नियम है। जैसे एग्जांपल के लिए हिंदुओं के अंदर जो है वो मोनोगेमी अलाउ नहीं है या फिर बहुविवाह अलाउ नहीं है, जबकि जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर कुछ कंडीशंस के साथ में बहुविवाह या मोनोगेमी की जा सकती है, हिंदू में अलाउ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जो मुस्लिम्स होते हैं वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया या उसको आपने अडॉप्ट किया, तो उसके अडॉप्टेशन के बाद जब वो बच्चा 18 साल का हो जाता है उसके बाद उस बच्चे का
आपकी संपत्ति है, उसके जो पिता हैं उसके संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता। जबकि हिंदुओं के अंदर अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो उसको पूरा राइट है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ में वो शेयर वहाँ पर आपको ले सकता है, वो भाग वहाँ पर ले सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो। तो खैर वो तो एक तरह से नेचुरल जस्टिस ही आपका हो गया। तो वो कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सभी धर्म जो है वो हर चीज़ को अपने अपने हिसाब से यहाँ पर आपको मैनेज करते हैं। जैसे चाहे वो शाहबानों का मामला हो, जहाँ पर मेहर की रकम जो है वो उस वुमन के खिलाफ उसने वहाँ पर चैलेंज किया कि मुझे कंपनसेशन जो है या गुजारा भत्ता यहाँ पर आपको कम कम मिल रहा है। तो ये जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं वो प्रॉपर सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, मतलब वहाँ पर आपको कई बार वो जो शाहबानों वाला केस था कोर्ट ने उसको डिसाइड किया। तो ये कई सारे अलग अलग धर्म में अलग अलग इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये बोलता है कि सरकार जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता वहाँ पे बनाएगी और इसके द्वारा सभी लोगों के लिए जो भी नियम है वो समान होंगे, चाहे वो मैरिज है, डिवोर्स है, सक्सेशन है, प्रॉपर्टी है, जितनी भी चीज़ें हैं सबके लिए सभी नागरिकों का जो कानून है वो समान होगा। क्योंकि वी आर द सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सभी लोगों के लिए समान अधिकार यहाँ पर आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कानून है वो सरकार यहाँ पे बनाएगी। स्पेशली जैसे मुस्लिम्स के अंदर बहुविवाह है, पॉलीगेमी है, तो ये आपको आर्टिकल 14 और 15 जो है उसका वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है कि आप एक धर्म में अलग दूसरे धर्म में अलग। तो सिंपली इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिपल तलाक है, सरकार ने जो कोर्ट है उसने भी कुछ टाइम पहले ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक यहाँ पर आपको डिक्लेयर किया कि वो असंवैधानिक है। वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, 14 का वायलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीने पहले सरकार को बोला कि यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि कोर्ट जो है वो सरकार को आदेश नहीं दे सकता कि जाके एक कानून बनाओ। तो कानून जो है वो पार्लियामेंट बनाने का काम है, संसद उस कानून को बनाती है। तो ये चीज़ें आगे की जाएंगी। उसके शाहबानों केस में बोला राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू गेट द मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता जो है उसको, या रख रखाव का जो पैसा है, गुजारा भत्ता जिसको आप बोल सकते हो, उसके लिए सरकार जो है वो उसको महिलाओं का अधिकार है, स्पेशली मुस्लिम वुमेंस का। हिंदू वुमेन्स का भी है, वो तो ऑलरेडी हिंदू डिवोर्स एक्ट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी उनका अधिकार है कि मुस्लिम वुमेन्स को सिर्फ मेहर का रकम दिया जाता था। तो इट इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ द वुमन कि उनको इस प्रकार का अधिकार यहाँ पर आपको मिल सके। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बनाने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर बोल ही दिया है कि आपको उसको बनाना चाहिए। उसके बाद एक केस दैट्स कॉल्ड द महर्षि अवधेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और वहाँ पर एक व्यक्ति ने मैंडेमस लगाया या परमादेश लगाया, और परमादेश लगा के बोला कि सरकार को आदेश दिया जाए कि मैंडेमस जारी किया जाए कि वो इस प्रकार से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू करे। बट इट इज़ नॉट लीगली वायबल कि वो सरकार उनको वहाँ पे, या कोर्ट है वो उनको बनाने के लिए यहाँ पर आपको बोल सकती है। तो कोर्ट ने खैर उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम उसको नहीं बोल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बातें हैं वो पिछले कुछ समय से यहाँ पर आपको आगे आना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, इस प्रकार की समान नागरिक संहिता बनना चाहिए, या लोगों के जो पुराने जो अधिकार हैं वो मेंटेन रहना चाहिए, या जो पहले चीज़ें चल रही थी वही चलना चाहिए, या उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए, उसके बाद आर्टिकल 46 बोलता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर वीकर सेक्शन। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। जो सरकार जो है इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी, जो आपका SC ST जो वीकर सेक्शन है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, उनके आर्थिक विकास और उनका जो शैक्षणिक विकास है उसके लिए योजनाएं बनाएगी। उसके लिए सरकार फिर जैसे एकलव्य स्कूल हैं, या स्कॉलरशिप प्रदान करना है, या अलग से जो है SC ST के लिए जॉब्स निकालना है, अलग से बैकलॉग भर्तियाँ कई सारी निकलती हैं, वो चीज़ें करती हैं। तो वो उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करता है। कई सारी योजनाएं ऐसी होती है जहाँ पर SC ST को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जैसे कॉलेज की फ़ीस के अंदर, एग्ज़ाम के नंबर्स के अंदर, हर जगह उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन वगैरह मिलता है, वुमेंस को कंपनसेशन मिलता है। तो जो भी आपका वीकर सेक्शन है, जो भी आपका कमज़ोर वर्ग है, उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट या उनके भाग उसके प्रबंधन के लिए, उनके वेलबींग के लिए सरकार योजनाएं यहाँ पर आपको बनाएगी। 47 बोलता है रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। सरकार जो है लोक स्वास्थ्य को यहाँ पर आपको डेवलप करे। अब लोक स्वास्थ्य को डेवलप करने के लिए फ्रॉम द 1950 सरकार लगातार योजनाएं वहाँ पर आपको बना रही हैं। वो कहीं दूसरे देशों की मदद से, कहीं WHO की मदद से, कहीं सरकार खुद की कर रही है। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि जो पब्लिक हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य है, उसको मैनेज किया जाए। उसके लिए जैसे आप पल्स पोलियो अभियान हो गया, आयुष्मान भारत आप उसके अंदर ले सकते हो, या और भी कई प्रकार के जो टीके लगते हैं, इंद्रधनुष स्कीम है, इंद्रधनुष, रिवाइटलाइज इंद्रधनुष, इंद्रधनुष 2.0, ऐसे कई सारी योजनाएं बनाएगी
जिनके द्वारा लोगों को, जो बच्चे वगैरह हैं, उनको टीकाकरण वहाँ पे किया जाता है, या जो कमज़ोर बच्चे होते हैं तो उनके लिए अलग से जो लैक्टेटिंग मदर्स वगैरह होती हैं उनको जननी शिशु सुरक्षा या बाकी योजनाओं में उनको 6,000 रुपीज़ प्रेगनेंसी के दौरान मिलता है। खाने के लिए जो दलिया वगैरह है या जो भी फूड पैकेट्स वगैरह हैं वो उनको दिया जाता है, और पैसा तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। दवाई वगैरह जो है वो फ्री मिलती है, वैक्सीनेशन बच्चों का, माँ का, सबका फ्री होता है। तो ये सरकार क्या करती है, उनके पब्लिक हेल्थ के लिए या लोक स्वास्थ्य जो है उसके लिए सरकार यहाँ पे खर्च करती है, और एक्सपेंडिचर जो है आपके हेल्थ के ऊपर बड़े लेवल पे यहाँ पर आपको किया जाता है। लेकिन फिर भी एज यू नो कि भारत में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम लेवल पे होता है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्रूव इट। ओके, उसके बाद हाँ, तो ये न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद इसी के अंदर बोला गया कि सरकार जो है वो प्रोहिबिट एंड कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक या ड्रग्स वगैरह, जो शराब है या इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक वगैरह है, इसकी बिक्री के ऊपर सरकार यहाँ पर आपको रोक लगाएगी। नशीले पेय और जो दवाएं हैं या जो ड्रग्स वगैरह हैं उनके सेवन के ऊपर या उनकी बिक्री के ऊपर सरकार रोक लगाए। इसका मतलब है टोटल प्रोहिबिशन, है ना, उसको प्रोहिबिशन ही बोला जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने स्पेशली आपके इन द 1921 में टोटल प्रोहिबिशन किया था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। उसके बाद उन्होंने लॉर्ड इरविन को जो 11 डिमांड भेजी थी उसमें से भी एक डिमांड था कि शराब वगैरह को बैन कर दिया जाए। और उनके हिसाब से जो शराब है वो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों का जो सोशल ऑर्डर है उसको ख़त्म करती है, सामाजिक स्तर है उसको ख़राब करती है। जैसे जो गरीब लोग होते हैं अब उनको शराब के आदी होते हैं, अब उनकी अगर 200 रुपये अगर रोज़ इनकम है तो 100 रुपये के तो दारू पी जाएंगे, है ना। लेकिन अगर अमीर व्यक्ति है जिसकी 10,000 रुपये रोज़ की इनकम है, वो अगर 500 रुपये का दारू अगर पी भी लेगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सरकार चाहती है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जहाँ पे नशीले पदार्थ, दवाई वगैरह है उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। इसका मतलब सरकार जो है, अब द आयरनी इज़ दैट कि सरकार खुद शराब बेचती है और सरकार की सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो शराब से ही होती है, लिकर से आपको होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बैन लगा, जैसे बिहार में, गुजरात में, कुछ कुछ राज्यों में बैन लगा हुआ है, लेकिन इलीगल मिलती है, सबको इस बारे में यहाँ पर आपको पता है। वो इलीगल तरीके से बिहार में भी आपको बेचा जाता है। वो बड़ा मुद्दा था अभी जो इलेक्शन हुआ था बिहार में उसके अंदर। तो सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जहाँ पर लिकर वगैरह उसको बेचने से यहाँ पर आपको रोका जाए। अब यहाँ पर भी एक व्यक्ति गए, उन्होंने मैंडेमस लगाया या सरकार को मैंडेमस जारी करने का बोला कि सरकार जो इस प्रकार की बिक्री पर रोक लगाए, लेकिन सरकार ने क्लियरली मना कर दिया कि इसके ऊपर हम सरकार से कोई जो मैंडेमस जारी नहीं कर सकते, और जारी करके सरकार को कोई इस प्रकार का आदेश वहाँ पर आपको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ लिकर, कि राज्य जो है उस पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा सकता है। और उसके बाद जैसे बिहार जैसे राज्यों में जब शराब पर प्रतिबंध लगाया गया तो कुछ लोग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, बोले 19(1) में हमारा अधिकार है, राइट टू प्रोफेशन, या कोई भी कार्य करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब शराब बेचना आपका अधिकार नहीं है, बाकी सब अधिकार आपके हैं। तो वो पब्लिक हेल्थ, मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ पे पब्लिक ऑर्डर के रिस्पेक्ट में और रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, या पब्लिक हेल्थ के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो उसके अंदर वो आपके फंडामेंटल राइट के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता। तो कोई लोग बोलते जाके बंद कर दो, कोई बोलता जाके कि शराब बेचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। दोनों चीज़ें गलत है, ठीक है। 48 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन का संगठन, कि सरकार जो है कृषि है और जो पशुपालन है उसको डेवलप करे। तो जो साइंटिफिक मीन्स है या वैज्ञानिक तरीके से जो कृषि है, सरकार वैज्ञानिक तरीके से कृषि को यहाँ पर, या जो साइंटिफिक टेम्पर है फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वो सरकार करे। स्टेट जो है वो एग्रीकल्चर जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस के ऊपर डेवलप करें। फिर स्टेट प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काऊ, काल्स और अदर जो मिल्च एनिमल है, तो गाय, जो बछड़े हैं या दूसरे जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके स्लॉटर के ऊपर या उनके कटने पे यहाँ पर आपको प्रतिबंध लगा है। तो ये कहीं ना कहीं जो एनिमल्स है, स्पेशली जो मिल्च एनिमल है, उनके प्रोटेक्शन की यहाँ पर है, उनके संरक्षण की बात करता है। और यहीं से डिराइव होकर जो काऊ प्रोटेक्शन एक्ट कई सारे राज्यों में लागू हैं, वो लागू होते हैं कि गाय या दूसरे जो जानवर है दूध देने वाले उनको खाने में या उनको वहाँ पे नहीं काटा जाए। तो 48 जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करने की बात करता है। सरकार जो है उनका जो भी उनकी जो नस्ल वगैरह होती है, उनकी ब्रीड है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। इसके लिए फिर आपका जो गोकुल योजना वगैरह जो है इसके लिए लॉन्च की गई, जिसके अंदर इन लोगों का जो डेवलपमेंट है, जो एनिमल्स वगैरह है उनके ब्रीड का डेवलपमेंट वहाँ पर आपको किया जाएगा। 41A बोलता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन व वन्य जीवों की संरक्षण। तो ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमने यहाँ पर आपको ऐड किया। अब ये बेसिकली क्या किया गया कि हमने कई सारे जो 5
आपके जो सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में, वहाँ पे राज्य सूची से निकाल के हमने उनको कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पर डाला गया। और यहाँ पर फिर बोला गया कि जो वाइल्ड लाइफ है या जो वन्य जीव संरक्षण है उसके लिए सरकार योजनाएं बनाएगी। और उसी को लेके फिर आपका जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो खैर इसके पहले ही आ चुका था 1971 में। उसके बाद उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में बाद में अमेंडमेंट हुआ। तो सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी जहां पर जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण या उनका प्रोटेक्शन वहां पर आपको किया जा सके। 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक हैं, स्थान और जो वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण किया जाए। तो इसमें जो जितने भी प्रकार के आपके नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, अब नेशनल मॉन्यूमेंट्स वो ASI तय करता है ये कौन से स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं, कौन से राज्य इंपॉर्टेंस के हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक स्टेट इंपॉर्टेंस के, एक राज्य इंपॉर्टेंस के। और आजकल डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंस के भी कुछ कुछ चीज़ें आपकी होने लग गई है। तो इस प्रकार के जो भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी स्मारक वगैरह है, उनका संरक्षण करने का सरकार का अधिकार है कि राष्ट्रीय महत्व जो है उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाए। लाल किला हो गया, रेड फोर्ट हो गया, एक ही बात है लाल किला, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गई, ताजमहल हो गया, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ऐसे तकरीबन 350 से 400 ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो ASI ने डिक्लेयर किए, तो उनका जो संरक्षण है, उनका संरक्षण यहाँ पर आपको किया जाए। आर्टिकल 50 बोलता है कि टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। राज्य की जो सार्वजनिक सेवा है उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ कि जो कलेक्टर होता था उसका काम था जस्टिस करना, न्याय करना। स्पेशली जब वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर्स बनाए थे तो कलेक्टरों को जुडिशियल फंक्शन भी दिए गए थे। फिर कॉर्नवालिस कोड में कुछ उसके फंक्शंस अलग किए गए। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो वी हैव द कलेक्टर कोड, जो DM कोड जिसको हम बोलते हैं, SDM कोड या आपका तहसीलदार कोड, ठीक है। तो ये इस प्रकार के कोड के रूप में काम करते हैं। जो भी जमीन वगैरह के जो भी सिविल मुद्दे हैं, सामाजिक जमीन वगैरह के मुद्दे हैं, रेवेन्यू के जो मैटर्स हैं, उनको ये कोर्ट वहाँ पर रिजॉल्व करते हैं। लेकिन ये जज नहीं है, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जरूर बोला गया, तो डिविजनल मजिस्ट्रेट जरूर बोला गया, लेकिन एक्चुअली मजिस्ट्रेट नहीं है। ये एक्चुअल में ऑफिसर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और आपका जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो एक तरीके से मर्ज हो रही है। तो ये जो मर्जर है इसको ख़त्म किया जाए। और भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जस्टिस डिलीवरी का काम करते हैं। तो ये सरकार जो ख़त्म करना, ये सरकार का एक तरीके से यहाँ पर आपका कर्तव्य है कि सरकार इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आपको की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया इसमें कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उनके जजेस के अपॉइंटमेंट में CGI का जो उनका जो कंसल्टेशन है वो कंपलसरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे पूछ के, उनसे कंसल्ट करके इस प्रकार की कोई भी चीज़ें यहाँ पे लिया जाए या कोई भी उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। उसके बाद बोला कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट लेजिस्लेचर टू किसी भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ लॉ या किसी भी कानून को बनाने में सरकार अभी जो है वो कोर्ट जो है सरकार को आदेश नहीं दे सकती। ये एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आपको बोला था, या ये केस के बाद ये आर्टिकल यहीं तक है, लेकिन बाकी चीज़ें कोर्ट वगैरह ने बोली है वो मैंने आपको कोर्ट ही है। 50 के अंदर जो है उसके बाद जो जुडिशरी जो है उसको अलग किया जाए पब्लिक सर्विस में, ये डबल में आ गया, कोई बात नहीं। 51 बोलता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो 51 जो है वो सोशल इक्वालिटी या जो आपका जो इंटरनेशनल इक्वालिटी है, इंटरनेशनल जो भी जो ब्रदरहुड है उसको मेंटेन करे। सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जो दूसरे देशों के साथ में, दूसरे जो स्टेट हैं उनके साथ में हमारी जो भाईचारा है उसको मेंटेन रखे, या उसके अलावा उनके साथ में जो अच्छे संबंध हैं वो मेंटेन रहे, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करे। राज्य देयर इज अ मेंटेन द जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, के राष्ट्रों के बीच में अच्छे संबंध यहाँ पर आपको स्थापित किए जाएँ, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, जैसे अभी हमारे यहाँ पर देश में 2 दिन से हो रहा है, कल से हो रहा है एक्चुअली, कि ओबामा जो भाई साहब है ना, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था राहुल गांधी के खिलाफ। तो या उनकी बुक में स्टेटमेंट क्या दिया था, बुक में उन्होंने लिखा था, तो उसके खिलाफ कई सारे पुतले वगैरह जलाए जा रहे हैं, उनसे माफ़ी मांगी जा रही है। तो इस प्रकार की जो भी कंडीशंस हैं वो 2 देशों के बीच में जो रिलेशन है उन रिलेशन को बिगाड़ने का काम करती है। तो वो एक तरीके से सरकार को उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद जैसे फ्रांस वाला मुद्दा चल रहा है, तो भारत में कई सारे फ्रांस के प्रदर्शन हो रहे हैं, मैक्रोन के खिलाफ उसके पुतले जलाए, प्रदर्शन वहाँ पर आपको हो रहा है, स्पेशली मुस्लिम लोग वो प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है, 2 देशों के बीच में जो रिलेशन है उनको डिस्टर्ब करने का काम करती है, उनको प्रभावित करने का काम करती है। उसके बाद इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था उसकी
एक रिपोर्ट है रशिया की या बाकी कुछ और ऐसे करके, वो रिपोर्ट्स हमने आज तक पब्लिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अगर उसको पब्लिश कर दिया हमने तो भारत और कुछ देशों के बीच में रिलेशंस आपके बिगड़ जाएंगे, या और भी कई सारी ऐसी पब्लिक रिपोर्ट्स, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह है जो अगर पब्लिश हो जाए या सरकार के पास पब्लिकली अगर आ जाए तो देशों के बीच में जो संबंध है वो संबंध वहाँ पर आपको बिगड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन या इस प्रकार से वो चीज़ें करे कि उनके राष्ट्रों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पर आपको मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये हुआ आपका आर्टिकल 50 और 51 आपका हुआ। तो ये आपके फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 36 से 51 तक इस लेक्चर में हमने आपको देखा। और अगले लेक्चर में हम जो पार्ट 5 है, द पार्ट 5 इज़ आपका द यूनियन है, संघ है। तो संघ के बारे में हम बात करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट है, फिर आपकी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सब उसके अंदर शामिल है। तो वो एक थोड़ा सा बड़ा सीरीज़ होगा, 4 से 5 लेक्चर उसके अंदर लगेंगे, एक एक 1.5 घंटे के। तो वो हम करेंगे। ओके, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश कि ये आपका जो दिवाली है वो आपको समृद्धि या आपको जो प्रॉस्परसनेस है वो आपको प्रोवाइड करे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली। तो आपको मैं पटाखों के साथ छोड़े जाता हूँ। सब पटाखे बराबर चलाना, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं वो आज पटाखे नहीं चलाएंगे या कुछ लोगों के शहर में बैन होगा, तो ऑनलाइन पटाखों का मजा लें। थैंक यू। इसको मैंने हटाया था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।